अच्छा जी, चलें सर बिस्मिल्लाह करते हैं। मार्च। अच्छा जी सर, सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूं आप लोगों को। सर मेरा नाम सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा है। मैं ACCA का स्टूडेंट हूँ। 2 पेपर मेरे ACCA क्लियर होने में रहते हैं। ठीक है। टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2010 मई 2010 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। एज अ वही जो घर में आके बाजी आती थी, मैं उनकी जगह बाजा आता था पढ़ाने के लिए। ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किए थे मैंने जब मैं मैट्रिक में था, मैट्रिक नहीं सॉरी 8th क्लास में था। फिर उसके बाद मैट्रिक के मैंने कंप्लीट करी तो मैट्रिक को पढ़ाना शुरू किया। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद मैट्रिक पढ़ाई, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद इंटरमीडिएट पढ़ाई। इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद 1 साल में ऐसे ही टाइम पास करता रहा, इधर उधर घूमता फिरता रहा। फिर उसके बाद मैंने CA स्टार्ट किया और उसके बाद से मैं CA में ही घूमता कर रहा हूँ। ठीक है सर। ARTT के साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया है 2019 में, और मैं यहाँ पे आया था 2019 में एज अ असिस्टेंट, टीचर्स असिस्टेंट। यानी क्विजेस बनाता था, मॉक्स लेता था, बच्चों की क्वेरीज वगैरह सॉल्व करता था। जो हमारे प्रिंसिपल, अगर आपको हुदैत भाई ने बताया होगा, सर अहमद रज़ा, उनका असिस्टेंट के तौर पे शुरू किया था मैंने। ठीक है। और 2020 में फिर यहाँ पे मैंने पहला अपना अकाउंटिंग का बैच पढ़ाया था। अच्छा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको CA की जो सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन है कि पहले PRC आता है, फिर कैफ आता है, फिर फाइनल्स आता है और फिर आर्टिकल, ये सारी कहानियाँ आप लोग सुन के आ चुके हो। तो ये सारी कहानी मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा अभी। ठीक है। तो सर मैंने पढ़ाना जो शुरू किया था वो कैफ के 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के 2 सब्जेक्ट्स हैं। मैंने उन दोनों से पढ़ाना शुरू किया। ठीक है। 2020 से शुरू हो गया, आज 2025 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो CA को पढ़ाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 साल 6 साल तो हो चुके हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। इसके अलावा और कहाँ पढ़ा है, इसके अलावा सर मैंने BCom के क्या कहते हैं पढ़ाया एक जगह, इंटर कॉमर्स को एक जगह पढ़ा, क्या कहते हैं ट्यूशन उसमें पढ़ाया, क्या कहते हैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाया एक आध मरतबा। तो मैं यानी जहाँ तक मेरी याददाश्त जारी मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ मैंने ऐसा जितना सीखा नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो सर आई एम एन ऑडिटर। ऑडिटर पता है क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कुछ भी रॉकेट मार दो, फर्क नहीं पड़ेगा, बता दो क्या होता है ऑडिटर। सर दूसरों का हिसाब किताब चेक करता है। सर ऑडिट की फील्ड ना, ऑडिटर की ज़िंदगी बड़ी मज़े की है। पता है क्यों? मैं जाता हूँ कंपनी वाले के पास, कंपनी के पास जाता हूँ, उसके अकाउंटेंट के पास जाता हूँ, उससे बोलता हूँ भाई ज़रा बताओ तुम अकाउंटिंग कैसे करते हो। वो बताता है मुझे, मैं उससे सीखता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी पता वो अकाउंटिंग कैसे कर रहा है। वो मुझे सिखाता है कि हमारी कंपनी में ऐसी ऐसी अकाउंटिंग होती है। सीखने के बाद मैं बताता हूँ कि तुम गलत कर रहे हो। तो मतलब बता भी कर भी वो रहा है, सिखा भी वो रहा है, गलतियां मैं निकाल के दे रहा हूँ। ये काम है ऑडिटर की ज़िंदगी का। लेकिन सर फील्ड बड़ी मजे की, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऑडिट करने में। ऑडिटर का काम बेसिकली क्या है, जाके कंपनी के अकाउंट्स चेक करता है कि जो उन्होंने साल भर अकाउंटिंग करी है, जो भी हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे, वो सही करी है या नहीं। ठीक है। तो सर जब मैंने CA की आर्टिकलशिप के टाइम पे आया, यानी अपना कैफ मुकम्मल करके आर्टिकलशिप पे आया, तो मैंने स्टार्ट करी थी आर्टिकलशिप क्रिस्टन हैदर भीम जी के नाम से एक फर्म है, वहाँ से मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी। 3.5 साल मैंने वहाँ पे लगाए। अच्छा, अब उसमें मैंने टेक्सटाइल के ऑडिट्स किए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, शुगर मिल्स, क्या कहते हैं वो क्या कहलाती है, स्पिनिंग, स्पिनिंग बोलते हैं वो धागे से कपड़ा बनाने के जो होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, और भी बहुत सारी किस्म की। मैंने कोई 30-35 कंपनी, कल ही इत्तेफाक से मैं CV देख रहा था क्योंकि एक और जगह अप्लाई करना है मुझे, कोई मैंने 30-35 किस्म की इंडस्ट्रीज़ को ऑडिट किया। ठीक है। अब ऑडिट करने का मतलब मैंने 30-35 किस्म की इंडस्ट्रीज़ की अकाउंटिंग देखी है। तो ये अकाउंटिंग देखो, हम कुछ जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले हैं उनको पता होगा कि बेसिक डेबिट क्रेडिट का तो आइडिया होगा। बेसिक डेबिट क्रेडिट हमारी ज़िंदगी में वही है। जो अकाउंटिंग आप यहाँ पढ़ोगे ना, बेसिक्स जो आप यहाँ इस चैप्टर में सब्जेक्ट में सीखोगे, पूरी दुनिया में बेसिक्स वही चल रहे हैं। लेकिन सर उनको रिकॉर्ड करने का सॉल्व करने का तरीका हर जगह डिफरेंट है, हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में डिफरेंट है। तो सर जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ को ऑडिट किया, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ की अकाउंटिंग देखी, तो अकाउंटिंग के साथ एक थोड़ा सा डिटेल मेरा इंटरेक्शन रहा। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म की, कि सर फार्मास्यूटिकल वाले कैसे अकाउंटिंग करते हैं, टेक्सटाइल वाले कैसे अकाउंटिंग करते हैं, और क्या कहते हैं शुगर वाले कैसे अकाउंटिंग करते हैं, बैंक वाले कैसे अकाउंटिंग करते हैं, स्कूल ARTT जैसे एक इंस्टीट्यूट है, ये लोग कैसे अकाउंटिंग करते हैं, ये सारी अकाउंटिंग देखने का अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका मिला मुझे। अच्छा, आर्टिकलशिप में के दरमियान मुझे एक और चांस मिला था ओमान जाने का, सिकॉन्मेंट पे। सिकॉन्मेंट क्या होता है कि सर बाहर की फर्म्स आपको ऑफर करती हैं कि भाई 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए हमारे पास आके काम कर लो कुछ असाइनमेंट्स वगैरह के लिए। तो 6 महीने मैंने ओमान में भी गुजारे एज अ सिकॉन्डी।
और वहाँ पे यानी ओमान की अकाउंटिंग देखी कि ओमान वाले कैसे अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद मैं आया EY में, मैंने EY ज्वाइन करी। नाम सुना होगा, हुदैत भाई ने बताया होगा, पाकिस्तान की 4 बड़ी फर्म्स हैं, बिग 4 जिन्हें बोलते हैं, उसमें से एक EY है। और यहाँ पे मैं एज अ सुपरवाइज़र ऑडिटर हूँ, सुपरवाइज़र ऑडिटर मौजूद हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑडिट करता हूँ बैंक्स का, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, नाम सुना होगा, PTCL का, यूफोन का, और भी इसके अलावा छोटे मोटे चलते फिरते वो होता है ना, फारग बैठा हुआ चले क्लाइंट कर ले, तो इस तरीके से कोई 8-10 क्लाइंट का पोर्टफोलियो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी है। तो प्रोफेशनली भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी किस्म की इंडस्ट्रीज़ घूमी है, काफ़ी किस्म की अकाउंटिंग देखी है, काफ़ी किस्म के ऑडिट्स किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग के ऊपर थोड़ा बहुत हार्ड सेट हुआ हुआ है मेरा, इतना सेट हुआ हुआ है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को इंशाल्लाह समझा दूँगा, ठीक है। अच्छा सर, अब सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, CA की हम बात करें तो वो आप लोग सारी बातें करके आ चुके हो कि भाई सबसे पहला PRC लेवल आता है, जिसमें आप लोग अभी आपके पास 3 पेपर्स हैं, ये 3 MCQs बेस्ड पेपर हैं, आगे जाओगे कैफ आएगा, 8 पेपर्स हैं, सारे रिटन पेपर्स हैं, वो 8 पास करोगे तो आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। आर्टिकलशिप के साथ साथ आप फाइनल्स के पेपर्स भी दे रहे होगे, 8 पेपर वहाँ पे देने हैं। ये पूरी जर्नी आप लोग सीख चुके हो, जो हुदैत भाई ने ओरिएंटेशन में समझाई होगी पूरी कहानी, ठीक है। तो उसको छोड़ के मैं आ जाता हूँ स्पेसिफिकली PRC की तरफ, जो हमारा सब्जेक्ट है PRC 1। स्पेलिंग गलत हो तो सही करा देना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, सही है। अच्छा ये सर करना क्या है, ये अकाउंटिंग की, अच्छा और बता दें, अकाउंटिंग की जर्नी का ये आपका पहला कोर्स, ठीक है। CA की अकाउंटिंग में पहला कोर्स, टोटल मिला के पूरे थ्रू आउट द CA आपने पढ़ने हैं 5 कोर्सेज पढ़ने हैं अकाउंटिंग के, एक अभी, 2 कैफ में, और क्या कहते हैं 2 फाइनल्स में। तो उस सब में एक बेसिक चीज़ आप अभी यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करे जा रहा हूँ, अब शायद दूसरों को ना पता हो, डेबिट और क्रेडिट का, सही। ये आज सीखोगे, आखिरी तक जब जो 5वां कोर्स जो कंप्लीट कर रहे होगे ना, उसमें भी यही डेबिट क्रेडिट में खेल रहे होगे, सही। तो मतलब समझ लो अकाउंटिंग की पूरी दुनिया 2 वर्ड्स पर डिपेंड करती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्या होता है मैं अभी हम लोग सुकून से सीखेंगे, समझेंगे उसको। सर PRC की अगर हम बात करें, आपके पास टोटल मिला के 10 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से हैं उसे बताने का फ़ायदा नहीं है कि पता ही नहीं अभी अकाउंटिंग होती क्या, ठीक है। 10 चैप्टर्स हैं, आपका पेपर आता है MCQs बेस्ड, जिसमें आपके पास आएंगे 40 मार्क्स, 80 मार्क्स जो हैं वो आपके MCQs बेस्ड होंगे। एक MCQ आएगा आपके पास 2 मार्क का, टोटल मिला के 40 MCQs होंगे। ये सारी चीज़ें मैं लिख भी देता हूँ। सर आपका पेपर जो है वो है 100 मार्क्स का, सही। इसमें आते हैं MCQs आपके पास 40 फॉर 20 मार्क्स ईच, और इसके बाद एक आता है आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 20 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। और साथ साथ ये आपको पता होगा कि सर पासिंग कितने हैं, पासिंग है आपके पास 50 मार्क्स। तो सर या तो आप कितने 25 MCQ सही कर लो, या ये 20 मार्क का एक क्वेश्चन सही करके 4 MCQ सही कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो तो पेपर इंशाल्लाह पास हो जाता है। अच्छा मसला ये दोनों में से कुछ भी नहीं होता, सही। तो आपने क्या करना है, दोनों को मिला के करना है। कुछ MCQ से नंबर्स निकालने हैं, कुछ क्या कहते हैं लॉन्ग से क्वेश्चन नंबर निकालने हैं। अच्छा कुछ लोगों के ध्यान में यार MCQs में क्या ही मसला हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके लगा देंगे जो नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी आगे बता दें, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सही। आपके MCQ मेरे साथ जो अक्सर हुआ, सर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, सिर्फ एक यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, वो वर्ड नहीं पढ़ा मैंने, यानी वो जल्दी जल्दी में एक वो वर्ड निकल गया, उसी वर्ड की वजह से मेरा MCQ गलत हो गया। तो यहाँ पे वो ऐसे MCQs नहीं आते कि सर व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ऐसे MCQs नहीं आएंगे। यहाँ पे MCQs थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होंगे आपके पास, सही। सीखेंगे इंशाल्लाह, सारे MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा सर पेपर को अगर हम डिवाइड करना शुरू करें तो सर आपके पास 3 चैप्टर्स हैं जो बेसिक अकाउंटिंग को डील करते हैं, यानी 3 चैप्टर्स तक मैं सिर्फ बेसिक बनाना सिखाऊंगा कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे जाके ख़त्म होनी है। 3 चैप्टर्स हमारे इसी में जाएंगे। अरे बेटा तो ऑलमोस्ट समझ लिया हमारी 20 से 25 क्लासेस जो शुरू की होंगी वो इन 3 चैप्टर्स को कवर करने में जाएंगी। फिर उसके बाद आप आगे आएंगे तो अगले 5 चैप्टर्स आपके पास आएंगे स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के, कि एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पकड़ ली, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई मैंने माउस खरीद लिया, सही। इस खरीदने को कैसे रिकॉर्ड करना है, इसके लिए क्या क्या हिसाब किताब करना है, क्या अकाउंटिंग करनी है,
5 चैप्टर्स इस किस्म की ट्रांजैक्शंस पे निकलेंगे। फिर आपके पास आएगा आखिरी के 2 चैप्टर जो पिछला सारा पढ़ा हुआ जितना कुछ भी पढ़ के आए हो 8 चैप्टर्स में, उन सबको जमा करने के लिए यूज होंगे। सही। तो शुरू के 3 चैप्टर्स बेसिक अकाउंटिंग होती कैसे, अगले 5 चैप्टर्स कि सर अकाउंटिंग कैसी कैसी करनी है, और आखिरी 2 चैप्टर्स के जो पिछले इतने सारे हमने पढ़ लिए उन सबको एक जगह जमा कैसे करना है। ठीक है, ये आपकी अकाउंटिंग का टोटल कोर्स है। अच्छा जी, मुझे ये बताओ अब ज़रा एक कहानी रुक के थोड़ी सी कि यहाँ पे जितने ही बैठे हैं उसमें अकाउंटिंग बैकग्राउंड, इंटर कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग कितना? बस एक ही है। अच्छा 2 हो गए, 3 हो गए, क्या देर से याद आया ये? जल्दी जल्दी बता दो, कुछ कह नहीं रहा भाई मैं। इंटर कॉमर्स वाले कितने? बस 3 लोग हैं, आप भी इंटर कॉमर्स के। ठीक है, ओ लेवल्स बैकग्राउंड के, ओ लेवल्स में जिन्होंने अकाउंटिंग ली हो, एक, बस एक ही है। और बाकी सारे इंजीनियरिंग या मेडिकल? इंजीनियरिंग या मेडिकल? मेडिकल वाले कितने? 3 4, और बाकी इंजीनियरिंग के। सही। सर देखो यहाँ पे जब हम लोग इंशाल्लाह पढ़ाई करेंगे, सिर्फ अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, आगे की भी जो बाकी के 2-3 सब्जेक्ट्स हैं वो भी जब हम पढ़ेंगे, मसला पता है क्या होता है? मसला होता है जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उनको अकाउंटिंग पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि सर उनके जहन में एक पीछे की थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट ना फिट हुए हैं। हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज होते हैं। जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल, जो इंटर कॉमर्स वालों ने एक लाइन का रट्टा मारा होगा, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। ये लाइन मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं बोलना, इंतहाई गलत लाइन है। अब मसला पता है क्या होगा? वो पढ़ के सही, जो उस वक्त उन्होंने पढ़ा, जो अपनी इंटरमीडिएट की अकाउंटिंग में या ओ लेवल्स की अकाउंटिंग में जो कुछ पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा, लेकिन उस वक्त के लिए सही पढ़ा था। यहाँ आए अब हम लोग थोड़ी सी प्रोफेशनल अकाउंटिंग की तरफ आ रहे हैं, हमारी दुनिया थोड़ी सी चेंज होने जा रही है। तो जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले हैं, मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि हम हर चीज़ पहली मरतबा पढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ मैं बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा जैसे हमने पहली मरतबा आज से पहले कभी नहीं पढ़ी। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या थी यार, मैं भूल गया। चलो दूसरी चीज़ क्या है सर, कि सर कुछ क्लास के रूल्स होते हैं, मेरे भी क्लास के कुछ रूल्स हैं। सर मेरा पहला क्लास का रूल है टाइम, कि सर अगर मेरी क्लास जैसे आज 11 बजे क्लास है तो मैं 11 बजे क्लास में हूँगा। 9 बजे सुबह क्लास है, मैं सुबह 9 बजे क्लास में हूँगा। ये एक चीज़ मेरे लिए अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। जो टाइम होता है क्लास का, मैं उस टाइम पे क्लास में मौजूद होता हूँ। मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। लेट आने वाले को मना नहीं है, लेकिन मैं लेट नहीं आऊँगा। अगर 9 बजे की क्लास है तो मैं 9 बजे इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मिलूंगा। अगर कोई अनफॉर्सीन कुछ हो जाए कि कहीं रास्ते में पड़ जाएँ, कहीं गिर आ जाएँ, कुछ वो अलग बात है। मैं वैसे नॉर्मली क्लास में मौजूद होता हूँ एग्जैक्ट टाइम पर अपने। ठीक है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन, मुझे ये बताओ आप लोगों ने से कुछ ने शायद फ़ीस दी हो, कुछ फ्यूचर में अभी फ़ीस देंगे। किस चीज़ के लिए फ़ीस दे रहे हो? पढ़ने के लिए दे रहे हो? नहीं, देखो पढ़ने के लिए ना आप बुक नेट से डाउनलोड करो, बैठ के पढ़ लो। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। वालेकुम सलाम, आ जाओ। सही, पढ़ने के लिए ना आप क्या कर सकते हो, नेट से बुक डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो, तो पढ़ाई तो वहाँ से भी हो सकती है। सर आप लोग ने फ़ीस दी है या इंशाल्लाह फ़ीस दोगे, किसके लिए? सवाल पूछने के लिए। सही, मैं यहाँ आपको पढ़ाने नहीं, मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। तो सर एक ये मेरा बहुत ज़रूरी रूल है कि सर सवाल पूछने से नहीं कतराना। 1+1 क्या होता है? 2 होता है। ये 1+1 2 क्यों हो रहा है ये भी समझना है, मुझसे पूछना, मुझे कोई मसला नहीं है। 1 मरतबा समझना है, 10 मरतबा पूछो, मैं कभी मना नहीं करूँगा। लेकिन सवाल शर्त क्या है? सवाल पूछोगे। कभी भी ये सोच के मत रुकना कि यार बाकी लोग क्या कहेंगे कि फालतू सा सवाल पूछ रहा है। पेपर आपने देना, बाकी लोगों ने नहीं देना। ठीक है। तो दूसरा रूल मेरा क्या है सर, जो भी क्वेश्चन हो, जिस किस्म का क्वेश्चन हो, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, यहाँ अकाउंटिंग से रिलेटेड, बाकी वाले भी पूछ लेना, अगर पता होगा तो बता दूंगा, लेकिन मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपने पूछना है। ये मत सोचना कि सर बोलेंगे कि सर फालतू सवाल पढ़ रहे। सर भी यहीं से चलते गए हैं, सर ने भी ऐसे फालतू सवाल पूछे हैं, तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे। ठीक है। तो जो सवाल दिल में आए, जहन में आए, कभी अभी नहीं बाद में कभी क्लास में आए, पूछना ज़रूर है। ठीक है। तीसरी चीज़ है सर हमारी होमवर्क्स एंड क्विज़ेस। सर मेरी नॉर्मली कोशिश होती है हर क्लास में एटलीस्ट एक होमवर्क हो, कभी कभार नहीं भी देता, लेकिन नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि एक होमवर्क में लाजमी दूँ। उसका रीज़न क्या है? जो इंटरमीडिएट वालों ने अकाउंटिंग पढ़ी 2 साल में, जो ओ लेवल वालों ने अकाउंटिंग पढ़ी 2 साल में, सर हमें उससे ज़्यादा अकाउंटिंग पढ़नी है 4 महीने में। आप लोग पेपर देने जा रहे हो मार्च में, तो हमारे पास 10 दिन ये अक्टूबर के, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
4 महीने 10 दिन है हमारे पास, उससे ज़्यादा अकाउंटिंग पढ़नी है जो आप लोग इंटरमीडिएट और ओ लेवल्स में पढ़ के आ गए। तो मतलब हमारे पास से टाइम जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, तभी आपकी क्लासेस भी ऑलमोस्ट रोज़ाना होती हैं। यानी नॉर्मली सीए की फील्ड में एक चीज़ याद रखना, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई सैटरडे भी होता था, कोई संडे भी होता था, सब खत्म, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सही है। तो सर यहाँ पे हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगाना है। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, सर मैंने एक टाइम पे एमबीए को भी एक बच्चे को ट्यूशन दिया था, तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट में मैंने इसको पढ़ाया था। सर 2 साल की इकोनॉमिक के कोर्सेज मैंने पढ़ाए थे, वो आप लोग अभी जो इंशाल्लाह सर जिशान हमारे जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, 4 महीने में उसकी 2 साल की इकोनॉमिक्स आपने कवर करनी है। तो सर इसी वजह से ना हमें होमवर्क्स और क्विज़ेस के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें कराने बैठ गया तो अगेन मैं 2 साल तक यही कराता रह जाऊँगा, आप पेपर नहीं दे पाओगे। ठीक, तो कुछ पोर्शन मेरा होगा। मेरा पोर्शन क्या होगा सर? मेरा पोर्शन है आपको समझाना, आपके सवालों का जवाब देना और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराना, थोड़ी सी। मैं अपने टाइम पे बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ प्रैक्टिस कर करके, अब आप लोगों की बारी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कराना ये मेरी जिम्मेदारी है सर। होमवर्क करना, क्विज़ेस करना और मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन घर के लिए दिया करूँगा एट द एंड ऑफ कोर्स, वो सॉल्व करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो कुछ पोर्शन मेरा, कुछ पोर्शन आपका, दोनों मिलकर चलेंगे, आराम से इंशाल्लाह पेपर पास करेंगे, ठीक है। अच्छा जी सर, क्विज़ेस के बारे में बता दिया, होमवर्क के बारे में बता दिया, और कोई चीज़ जो आप लोगों ने मुझसे पूछनी हो, सीए के बारे में, एसीसीए के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, मेरे बारे में? एक मिनट, क्वेश्चन का पैटर्न, सॉरी, ये लॉन्ग क्वेश्चन सर, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, कि बैलेंस शीट, पीएनएल, अभी नाम आपके लिए नए हैं, पहले नहीं सुने होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का एक क्वेश्चन आता है, हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, हर चीज़ करेंगे हम इसके लिए जी। नहीं नहीं, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सर, हमारे पास अकाउंटिंग के टोटल सीए की जर्नी में 5 कोर्सेज हैं, सही। अभी हमारे पास जो अकाउंटिंग बेसिक्स आ रही है, उसमें हमने 3 किस्म की चीज़ें सीखनी है। एक बेसिक अकाउंटिंग सीखनी है कि अकाउंटिंग की बुनियाद कहाँ से आई, कैसे बनी, क्या हुआ, क्यों हुआ। 5 चैप्टर्स में हमने स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस देखनी है कि भाई माउस खरीदा तो क्या रिकॉर्ड करूँ, अपना इन्वेंट्री परचेज करी तो क्या रिकॉर्ड करूँ, सर ये माइक खरीद के लेके आया तो कैसे अकाउंटिंग करूँ। 5 चैप्टर्स में हमने ये सीखना है, और 2 चैप्टर्स में जो जितनी अकाउंटिंग पीछे 8 चैप्टर्स में सीख के आए उन सबको जमा करना है, सही। तो ये सब कुछ मिल मिला के आपने 10 चैप्टर्स का कोर्स कवर करना है। अकाउंटिंग आपने सीखनी है, आगे आने वाले जितनी आपकी सीए की जर्नी, आखिरी तक अकाउंटिंग करते रहोगे आप लोग। नहीं नहीं, कैलकुलेशन है, क्यों नहीं, ऐसी वैसी कैलकुलेशन आओ तो कभी देखेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज़ सर, सीए में मुझे ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोच के आए कि सीए, यानी उनका वो ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हमने इंटरमीडिएट या ओ लेवल्स के बाद सीए स्टार्ट करना है, सही है। कितने लोग ऐसे आए जो कहीं नहीं हो रहा, चलो सीए ही कर लेते हैं, या किसी ने बताया यार आ जाओ सीए करके आते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है। मैं ऐसा था, मैं जा रहा था, मेरा नेस्ट में एडमिशन हुआ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, मेरा नेस्ट में एडमिशन हुआ था, मैं नेस्ट की फ़ीस जमा कराने जा रहा था, तो दोस्त को मेरे सीए करने का शौक चढ़ा, उसने बोला यार आजा एक ज़रा पूछ के आते हैं। तो पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था यहीं पीछे की तरफ, अलहम्द के नाम से, उस वक्त वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, तो उसने बोला चल यार ज़रा पूछ के आते हैं। मैं उसके साथ गया, वहाँ पे एक साहब बैठे हुए थे, जैसे यहाँ पे वजियाबाजी से आप लोग मिले होंगे थोड़ा बहुत, जिन्होंने आपको गाइड किया होगा। तो वहाँ पे एक साहब बैठे हुए थे, नज़र साहब उनका नाम था। उन्होंने जो बेचा है, मैं अपनी नस्ट की एजुकेशन छोड़ के सीए में आ गया, वरना मैं अच्छा खासा नस्ट में एडमिशन लेने में, फ़ीस के पैसे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मेरे पास थे। रास्ते में बस गलती हुई कि मैं यहाँ सीए की एक इंस्टीट्यूट अलम पे रुक गया, और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती सीए में खींच लिया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बेचा उन्होंने, ओहो। तो खैर मैं इस फील्ड से ही आया हूँ कि यानी मेरा सीए का, मैं पूरे ख़ानदान में पहला बंदा हूँ जो सीए कर रहा हूँ या एसीसीए कर रहा हूँ, सही। अच्छा, कितने ऐसे कि कहीं नहीं हो रहा, आओ सीए कर लेते हैं, और कहीं तो अब ऑप्शन बचा नहीं तो सीए में आ जाते हैं, कोई है ऐसा? तो सब यानी प्री डिसाइडेड आए ना कि हाँ भाई सीए ही करना है, चलो बेहतरीन। सर सीए की फील्ड के बारे में अच्छा थोड़ा सा टेंशन रहती है इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले बैकग्राउंड को, कि सर हमने तो पहले पढ़ा नहीं है, हमारे लिए सीए की फील्ड कैसी है, अचानक ही बिल्कुल दुनिया बदल गई। कहाँ आप लोग थर्मोडायनेमिक्स और पता नहीं क्या क्या सीखते फिर रहे थे, अब कहाँ डेबिट क्रेडिट सीखते फिर रहे होगे, है ना। सर मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, मेरे बहुत सारे कोलीग्स, बहुत सारे जानने वाले हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के, सब पास करते हैं। सर सीए की फील्ड आपको ये नहीं बोलती कि भाई आप अपना क्या कहते हैं इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड लेके आओ। सीए की फील्ड आपको ये नहीं बोलती कि आप बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट बन के आओ।
कि यानी होते हैं ना एक नेक्स्ट लेवल बच्चे जो फ्रंट पे बैठे हुए होते हैं, टीचर एक मरतबा बोलता है सर 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 करके हाथ उठाना शुरू कर देते, ऐसा बच्चा भी नहीं मांगता सीए। सीए बोलता है आप मेहनत करने वाले हो और आप कंसिस्टेंट हो, बस। कंसिस्टेंट मतलब जो काम है वो करो, ये नहीं कि आज पढ़ लें कल छुट्टी कर लेते फिर परसों बैठेंगे, नहीं सर, मेहनत करनी है और कंसिस्टेंटली करनी है, ये दो चीज़ रख लो, सीए पास होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, मेहनत भी ढंग से मेहनत करनी है, मेहनत तो क्योंकि कहावत सुनी होगी ना, मेहनत तो गधा भी करता है, सर यहाँ पे गधे वाली मेहनत नहीं करनी, थोड़े इंसानों वाली मेहनत करनी है, ठीक। टाइम से पढ़ाई करनी है, टाइम से क्विजेस देने हैं, टाइम से सवालात पूछने हैं, पेपर्स की तैयारी। अच्छा, कुछ एक हमारी जो इंटरमीडिएट और ओ लेवल्स वाले बैकग्राउंड हैं, जितने भी हैं अभी तक जो एजुकेशन करके आए हैं, जितनी भी, सब में एक ही चीज़ थी, पेपर से एक महीने पहले बैठते थे, पढ़ाई शुरू करते थे, मस्त तैयारी होती थी, 80-90% ले आते थे। मैंने भी ऐसी तैयारी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में मेरी परसेंटेज 89 थी और मैंने एक महीना पढ़ाई करी थी। इंटरमीडिएट में मैं, खैर छोड़ दो, इंटरमीडिएट में मेरा बहुत बुरा हाल था, लेकिन इंटरमीडिएट में मैंने 10 दिन पढ़ाई करी थी, तो उसमें मेरी 65 परसेंटेज आ गई थी। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि मैं आखिरी महीने लेके बैठूंगा, सुबह से लेकर रात तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, मस्त तैयारी करके जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ये मैं भुगत के आ चुका हूँ। तो जब मैंने सीए स्टार्ट किया था, मैंने यही सोचा था कि आखिरी महीने में बैठ के पढ़ेंगे, मस्त तैयारी करके जाएंगे, नहीं होती भाई तैयारी। बहुत सारा कोर्स है, बेतहाशा चीज़ें हैं कवर करने को, और हर चीज़ आती है। दूसरा, इंटरमीडिएट और वगैरह में क्या हिसाब किताब था कि सर 5 ईयर उठाओ, 10 ईयर उठाओ, एक मरतबा उसका रट्टा मार लो, पेपर देने जाओ, 90% पेपर तुम्हारा वहीं से आया हुआ होगा। यहाँ पे 5 ईयर भी है, 10 ईयर भी है, मैं आपको पिछले 50 साल के पेपर्स ला के दे सकता हूँ। सीए की बॉडी जो है 1983 में बनी थी, मेरे पास 1990 से लेके आज तक के तमाम पास पेपर्स मौजूद हैं। पूरे कितने साल बनते हैं ये, 20, 40, 45 साल बनते हैं। मैं 45 साल के पास पेपर्स आपको देता हूँ, कोई एक सवाल दिखा दो मुझे जो रिपीट हुआ। सीए में रिपीटिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है सर, हर साल नया कॉन्सेप्ट, नई अकाउंटिंग, नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन, हर चीज़ नई होती है। तो अब वो जो हमारा एक माइंडसेट बन चुका है ना कि सर आखिरी महीने में बैठ के पढ़ना है और 5 ईयर या 10 ईयर की तैयारी करनी है, पेपर पास हो जाएगा, अब वो माइंडसेट हमने चेंज करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है, यहाँ तक हम साथ हैं, ठीक है। और कोई सवाल आप लोगों का? बस हो गए सारे सवाल, शुरू करें फिर कहानी। अच्छा, बुक्स के बारे में अब्दुल बासित पूछ रहे हैं। अच्छा देखो, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी बुक्स हैं। पीआरसी जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, शायद आप लोगों को पता हो, शायद ना पता हो, कि ये कोर्स अभी नया चेंज हुआ है, नया रीडिज़ाइन किया गया है। सही, पहले ये पीआरसी 1 की जगह पीआरसी 4 हुआ करता था, अब इसको चेंज करके पीआरसी 1 कर दिया, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो नया कोर्स डिज़ाइन हुआ, तो मुझे नई बुक अभी बनानी है, यानी बनाना शुरू कर दिया मैंने। मैं चैप्टर वाइज, जैसे जैसे हमारा चैप्टर होता रहेगा, मैं आपके साथ बुक शेयर करता रहूँगा। बुक में होगा क्या सर, बुक में सिर्फ MCQs होंगे और कुछ नहीं। जो थ्योरेटिकल जो जितना भी चीज़ है ना, उसके लिए आपके पास स्टडी टेक्स्ट मौजूद है। स्टडी टेक्स्ट यानी जो ICAP की बुक है वो आपके पास मौजूद है, वो मैं आप लोगों के पास शायद अभी ना हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डाउनलोड वगैरह करके रखे अपने पास रखना, उसको जब फारे को बैठे पढ़ते रहना। हमारी तरफ से यानी ARDD की तरफ से आपको हर टीचर की एक MCQ किट मिला करेगी, जिसमें सिंपली क्या है सर, MCQs हैं, सॉल्व करो, और कुछ नहीं उसमें। मैं जो आपके साथ अभी जो मैं बुक बना रहा हूँ पर चैप्टर, उसमें कोई 100 to 150 MCQs मौजूद हैं। फिर उसके अलावा मैं एक और किट आपसे शेयर करूँगा एट द एंड ऑफ कोर्स, एडिशनल प्रैक्टिस किट के तौर पे। अच्छा, मैं ये भी बता दूं सर, मेरे सवाल जो अभी आप लोगों के साथ हम लोग क्लास में सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, वो कहाँ के होंगे सर? जो ICAP ने अपनी बुक में दिए हैं, वो सारे उनको मैंने एक जगह क्लब करके जमा कर दिया। सही, वो ICAP बुक के सारे सवाल मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। जो एडिशनल किट मैं दूंगा उसमें मेरे सवाल होंगे जो मैंने खुद से बनाए हैं सर। कुछ ACCA की बुक्स की क्वेश्चन होंगे, कुछ ICAW, पता है ICAW? तो जैसे पाकिस्तान का ICAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इंग्लैंड का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स करके ICAW कहलाता है। सही, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस तरीके के मेरे पास 5-6 किस्म की अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं जिनके मैंने सवालात जमा करा के एक बुक में जमा किए। तो वो पर चैप्टर कोई 200 के करीब MCQs वहाँ भी जमा हुए हैं। तो मोर और लेस जो मेरा एस्टिमेट है, आप पर चैप्टर आपके पास 250 MCQs होंगे सॉल्व करने के लिए। सही, कुछ हम लोग क्लास में सॉल्व किया करेंगे, कुछ मैं आप लोगों को दिया करूंगा, आप लोग घर पे सॉल्व करना, आंसर्स किट वगैरह सब दिया करूंगा। लेकिन बुक एज अ हार्ड फॉर्म में अभी आप लोगों को नहीं दे सकता। सही, क्योंकि नई डिज़ाइन करनी है, तो मैं जैसे जैसे समझ लो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं वैसे वैसे चैप्टर अपना उसकी बुक बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा, दूसरी चीज़, थ्योरेटिकल भी पोर्शन है आपके पास थोड़ा बहुत, वो कहाँ से करेंगे सर? वो हम ICAP की स्टडी टेक्स्ट से ही पढ़ेंगे। ICAP ने एक बाकायदा बड़ी खूबसूरत सी बुक बना के दी है, बहुत अच्छी बुक बना के दी है, उसकी भी हम लोग रीडिंग साथ साथ किया करेंगे इंशाल्लाह। तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। और कोई चीज़, कोई सवाल किसी का? बाजी
बाजाज। शुरू करें फिर हम लोग आगे की कहानी। ऑनलाइन वालों बेटा आप लोग में से किसी का कोई सवाल? ऑनलाइन वालों बता दो। चलो अभी बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। अच्छा जी, तो सर पढ़ाई शुरू करें थोड़ी सी, या और बातें करनी है अभी? अच्छा एक चीज़ और, हाँ, अब हुदैत भाई ने बताया होगा कि आपके साथ यानी मेरे साथ हुदैत भाई भी सर थोड़ा बहुत कोर्स शेयर करेंगे अकाउंटिंग का। बताया था ये चीज़? कुछ अकाउंटिंग का जो कोर्स है कुछ मैं पढ़ाऊँगा, कुछ हुदैत भाई पढ़ा रहे होंगे। हो सकता है पूरा मैं भी पढ़ा दूँ, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते अभी। तो सर अच्छा हुदैत भाई इस मामले में बड़े अच्छे हैं, पता है क्यों? वो जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है ना वो आपको नोट्स बना के दे देते हैं। वो सारी डेफिनेशंस आपको टाइप करके चार्ट बना के खूबसूरत से नोट्स बना के दे देते हैं। मैं इस मामले में बड़ा जल्लाद हूँ। क्यों? मैं आपसे हर डेफिनेशन, हर चार्ट, हर कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा। सही क्यों? सर मेरा ये मानना है लिखा हुआ अच्छे से याद होता है, पढ़ा हुआ याद होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जल्लादगिरी मेरी थोड़ी बहुत रहेगी आपके साथ थ्रू आउट द सेशन कि मैं हर चीज़ आप लोगों से लिखवाऊंगा। अगर मैं आप लोगों को जस्ट एज एन एग्जाम्पल, एक जैसे भी हमारा एक बैच चल रहा है सर, ये इतनी बड़ी चीज़ है ना, ये मेरा 33 पेज का समझ लो PDF है। ये सारी चीज़ें मैं चाहता तो मैं PDF बना के एक नोट की बुक में शक्ल बना के मैं दे सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने लिखवाई हैं। क्यों? क्या कि याद रहे। तो ये चीज़ बस मेरी तरफ से आप लोगों को सॉल्व ध्यान में रखनी है कि भाई मैं बहुत लिखवाता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा इतने आराम से, ठीक है? अच्छा दूसरी चीज़ और मुझे याद आई जो हमारी बात आधी रह गई थी कि भाई CA करने के लिए क्या चाहिए था? दो चीज़ें चाहिए थी, एक मेहनती और एक कंसिस्टेंसी। तो ये दो चीज़ें हमने ख्याल ध्यान में रखनी है अपने, बाकी CA इंशाल्लाह। अच्छा एक चीज़, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे साथ हुई सर, ये कितने लोग सोच के आए हैं कि ACCA या CA में आ गए अब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कॉन्सेप्ट समझ के जाएंगे, मस्त पेपर करके आएंगे। मैं भी अल्लाह की कसम ये सोच के आया था कि अब रट्टा नहीं मारना है मुझे, बस नंबर आएंगे, नंबर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, मैथ्स मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। मैं यही सोच के आया था, मैं रट्टे मार मार के थक गया हूँ, बहुत रट्टा मारना पड़ता है भाई, अभी बता रहा हूँ। तो अगर ये जहन में है ना किसी के कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लूँगा, नंबर समझ लूँगा तो पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है सर। रट्टे मारने, मेडिकल वालों को तो मसला नहीं होगा, उन्होंने तो ज़िंदगी भर रट्टे मारे हैं अपने बैठ के, अब पिछले 3-4 साल रट्टे मारते रहे। इंजीनियरिंग वालों थोड़ा सा कमर कस लो, बहुत रट्टा मारना है, सिर्फ अकाउंटिंग में नहीं, थ्रू आउट द CA स्टडीज़, ठीक है? अच्छा सर अकाउंटिंग की अब अगर हम थोड़ी सी बात शुरू करें, अकाउंटिंग कहाँ से आई, वजूद कहाँ से आया, कुछ पता? अकाउंटिंग, चलो ये बताओ मुझे पहली चीज़, अकाउंटिंग किसे कहते हैं? जो डेफिनेशन नहीं पूछ रहा मुझे पता, ऑब्वियसली अभी अभी आप लोग स्टार्ट करो, जो बेसिक वर्ड आपके ध्यान में आ रहा है बताओ मुझे। चलो एक जवाब आया अकाउंटिंग के बारे में कि ये क्या है, हिसाब किताब। और कोई चीज़? अच्छा जी, ये थोड़े पढ़े लिखे भाई आए हमारे, उन्होंने बोला ट्रांजैक्शन को समराइज करना, चलो ठीक हो गया। और कोई चीज़? अरे बता दो यार, शर्माओ मत, मैं कुछ नहीं कहता, कुछ तो पता होगा अकाउंटिंग के बारे में। क्या करना? सॉरी, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। समराइज वाली बात ये आ गई। फाइनेंशियल समरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ, अरे इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड डेटा ज़्यादा सही है। तो सर बेसिक चीज़ तो सबको पता है कि उर्दू ज़बान में अगर बोलूँ अकाउंटिंग का मतलब जो समराइज होता है असल में वो इसी वर्ड में, हिसाब किताब। तो हिसाब किताब का वर्ड सबको पता है ना क्या होता है सर, लेकिन हम मसला ये अकाउंटिंग हम जो पढ़ रहे हैं वो उर्दू किताब ज़बान में नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ रहे तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सर अकाउंटिंग कहते हैं एक प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग। सर ये तीन काम करने को प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि भाई अकाउंटिंग में सिर्फ आपने रिकॉर्ड करना नहीं सीखना,
जो इतना सारा आपने रिकॉर्ड किया उसको समराइज़ करना भी सीखना है। सर जो आपने समरी बना ली अपने पास, उसको दूसरों को प्रेजेंट करना भी सीखना है। किस चीज़ का? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। अब जैसे इसकी मैं एक परचून की दुकान से एग्जांपल लेके आऊँ, अगर सर परचून की दुकान पे लोगों को देखा होगा कि आपने एक पतला सा रजिस्टर लेके बैठे हुए होते हैं जिसमें वो हिसाब किताब रखे होते हैं अपना, सही। आप गए, आपने सामान खरीदा, बोला पैसे बाद में दे दूंगा, वो किताब खोलता है और लिख लिया कि भाई तुम्हारा नाम अहमद है, तुम्हारे पैसे 100 रुपये, ये तुम्हारा हिसाब रख लिया उसने। सही, ये क्या कर रहा है वो? ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। सही। सिमिलरली उसने भी किसी से सामान खरीदा होगा उधार पे, तो उसने लिख लिया होगा कि भाई इसका नाम हामिद है, इसको मुझे 100 रुपये पे करने। ये क्या कर रहा है? रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो सर अब सोचो, इसी तरीके से एक कस्टमर तो नहीं है, एक सप्लायर तो नहीं है, हज़ारों लाखों करोड़ों कस्टमर सप्लायर हो सकते हैं। सही। तो हर किसी के लिए वो ये लिखता रहेगा नाम। सही। अब इसमें तो गुम हो गया। क्यों गुम हो गया? सर उसने जिससे उधार पे सामान खरीदा वो भी लोग मौजूद हैं, जिसको उधार पे माल बेचा वो भी लोग मौजूद हैं, जिससे कुछ ना सफाई वगैरह सुथराई वगैरह कराई थी वो भी लोग मौजूद हैं, सर बिल वगैरह जो पे करने हैं उसके भी लोग मौजूद हैं। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद हैं मेरे पास, और सबका अगर मैं नाम लिखता रहूँ मैं ज़िंदगी भर गुम हो जाऊँगा। तो हमने क्या किया, उसको समराइज़ करना शुरू किया कि भाई इन्वेंट्री या माल जिनसे ख़रीदा था उनकी लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। सही। माल जिनको उधार पे बेचा था उनकी लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। फर्नीचर वगैरह मैंने जिनसे ख़रीदा था उनकी लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या खिला रहा है? समराइजिंग करना खिला रहा है। आखिरी चीज़ क्या बची? प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटिंग का मतलब सर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई मुझसे इस बंदे ने परचेज़ करी है, इस बंदे ने करी है, इस बंदे ने करी है, इस बंदे ने करी है, इस तरीके से 50 बंदे आ गए। कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम्हारे पास कितना उधार मौजूद है, तो क्या मैं ये बोलूँगा भाई एक बंदा अहमद है, एक बंदा हामिद है, एक बंदा शकूर है, एक बंदा गफूर है, इस तरीके से पूरी लिस्ट बताऊँ? नहीं सर, मैं उसको क्या बोलूँगा कि मेरे पास टोटल 50 बंदे, 50 बंदों से टोटल उधार मेरा लेट से 1000 रुपये का। तो ये क्या कर दिया सर? समराइज़ करने के बाद प्रेजेंट कर दिया। तो आपने 3 चीज़ें सीखनी है। रिकॉर्ड कैसे की जाती है वो सीखना है, समराइज कैसे की जाती है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह कैसे जमा किया जाता है वो सीखना है, और तीसरी चीज़ प्रेजेंट करना सीखना है कि लोगों के सामने जब ये चीज़ जाए तो किस तरीके की हो। आप लोग अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स बन रहे हो, तो इंशाल्लाह फ्यूचर आप लोग जब क्वालिफाई होगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तो आपका काम यही होगा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लोगों के सामने प्रेजेंट करना। मैं जो आज यहाँ इतने कोट पैंट में बैठा हूँ सिर्फ इस वजह से बैठा हूँ कि मेरी क्लास के बाद अपना प्रेजेंटेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एक तो थोड़ा सा ऐसे हुलिया बना के हमें जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने सीखना है कि भाई जो इतना सारा डाटा, अभी तो मैंने परचून की दुकान की बात करी, एक दुकान है, आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी है गुल अहमद, नाम सुना है कभी? कपड़ा बेचती है। सर इस कंपनी का मैंने ऑडिट किया, सर इस कंपनी के 70 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैले हैं, बेतहाशा कस्टमर। इसका रेवेन्यू का वर्ड पता है? बता दो, नहीं पता बता दो, कोई मसला नहीं है भाई। बेहतरीन सर, मैंने ये चीज़ सेल करी, लेट से मेरा माउस बेचने का काम है, मैंने बेचा, सामने वाले ने 100 रुपये दिया, ये 100 रुपया क्या है मेरे लिए? रेवेन्यू। ठीक है, तो सर उनका रेवेन्यू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिखा आता है 80 बिलियन का लिखा आता है। 80 बिलियन पता है कितने होते हैं? 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 80 बिलियन, इतना बड़ा रेवेन्यू लिखा आता है। तो उसके पीछे सोच लो कितने कस्टमर होंगे मौजूद, है ना? तो सर इन 70 करोड़ या 80 अरब रुपए की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी को प्रेजेंट करना, ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी मेरी। तो इसीलिए आपने एक चीज़ क्या सीखनी है? प्रेजेंटेशन। वो अब जैसे गुल अहमद वालों का हम ऑडिट करते हैं तो वो हमें वो प्रेजेंट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, वो बताते हैं कि भाई इस सूबे में इतनी सेल है, इस सूबे में इतनी सेल है, इस सूबे में इतनी है, इस सूबे में इतनी है, इस मुल्क में इतनी, इस कॉन्टिनेंट में इतनी, इस करेंसी में इतनी, इस तरीके की वो समरीज बना बना के हमें देते हैं। तो वो इतनी 80 अरब रुपए की सेल को सेगमेंट्स में तोड़ तोड़ के प्रेजेंटेबल बना रहे हैं। तो ये काम आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सीखना है। जितना ज़्यादा अच्छा ये काम आता है आप उतने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA, इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम सारा आता है, MBA को बेचना सारा आता है। MBA वाले को आप कभी साथ में कभी बैठो ना, MBA वाले को आप जितनी अकाउंटिंग पढ़ चुके हो ना, वो MBA वाला, यानी जो अभी हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह PRC 1 में, MBA वाला 2-3 साल लगाता है उतनी अकाउंटिंग सीखने में। लेकिन सर आप लोग CEO नहीं बन पाते, MBA वाला बन जाता है। पता है क्यों? उसको बेचना आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम करना आता है, MBA को बेचना आता है। तो सोचो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बेचना भी सीख लिया तो टक्कर पे मौजूद होगा?
सर इसीलिए आप लोगों के पास कुछ कोर्सेज अब आई कैप ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिनको हैंड ऑन कोर्सेज के नाम से शायद आपको बताया हो, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देना सिखाते हैं कि भाई आप जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने खड़े हो, बोर्ड रूम में आप खड़े हुए हो, किस तरीके से आप तैयार होना है, किस तरीके से आपने डायरेक्ट अपना प्रेजेंटेशन बनानी है, किस तरीके से देनी है, कब इंग्लिश बोलनी है, कब उर्दू बोलनी है, ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है। वजह क्या है कि सर काम सारा आता है लेकिन बेच नहीं पाते हम अपना काम को। तो सर आपका सारा फोकस अब कहाँ पे रहना चाहिए कि मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। अच्छा, प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ नंबर्स लेके आ जाऊँगा कि भाई ये देखो ये नंबर। सर मुझे उन नंबर्स की डिटेल भी पता होनी चाहिए, और मैं खुद भी प्रेजेंटेबल शक्ल में हूँ। देखो मैं ऑफिस नॉर्मली कोट पैंट में नहीं जाता, नॉर्मली पैंट शर्ट में जाता हूँ। आज क्यों कोट पहना बैठा हूँ? क्योंकि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने खड़ा है। तो आप खुद कैसे नज़र आ रहे हो, ये भी एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है। हमने यहाँ पे कौन सी प्रेजेंटेशन देखनी है कि सर ये जो 80 अरब रुपए का नंबर है इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। खुद को कैसे प्रेजेंट करना है वो इंशाल्लाह एंड डाउन कोर्सेज में सीख लोगे आप लोग, ठीक है। मुझे बताओ व्हाट डज इट मीन बाय अकाउंटिंग, ये समझ में आता है हमें? कोई मसला इसमें? अब ये बताओ मुझे कि अकाउंटिंग का वजूद क्यों आया? अच्छा, अकाउंटिंग का वजूद कब आया, अकाउंटिंग का वजूद कैसे आया, वही सा तो काफ बता दो, व्हाट वाई व्हेन हाउ, कुछ तो। चलो कब बता देता हूँ सर। सर जब से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तब से अकाउंटिंग मौजूद है। सर एक ज़माना था जिस टाइम पे, वो बाबा आदम का ज़माना, जहाँ पे कागज़ की करेंसी या नोट या रुपए सिक्के की कोई कहानी नहीं होती थी। उस वक्त क्या होती थी सर, बार्टर ट्रांजेक्शन हुआ करती थी। बार्टर ट्रांजेक्शन मतलब कि भाई मैंने आलू उगाए है, तुमने प्याज उगाई है, तुम मुझसे थोड़े से आलू लेके थोड़ी सी प्याज दे दो, सही। मेरे पास क्या कहते हैं, मुझे लेट से घर बनाना आता है, तुम्हें सफाई करना आती है, मैं तुम्हारा घर बना देता हूँ, तुम मेरे यहाँ सफाई कर दो। तो पहले एक ज़माना ऐसा था जब ये कागज़ के नोट नहीं हुआ करते थे, सिक्के नहीं हुआ करते थे, तो बार्टर ट्रांजेक्शन हुआ करती थी, सही, कि एक चीज़ दे के जवाब में दूसरी चीज़ ले ली जाती थी। क्या वहाँ पे अकाउंटिंग की ज़रूरत थी कोई? कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सर सोने के सिक्के बनाना शुरू किए गए, वहाँ से शुरू हुई आपकी अकाउंटिंग के सर अब हिसाब रखना है कि किसको कितने सोने के सिक्के दिए हुए, किसको कितने तांबे के सिक्के दिए हुए, कितने पीतल के सिक्के दिए हुए, इन सब का हिसाब किताब रखना शुरू किया गया। फिर आपके पास एक अदद इदारा आया जिसका नाम रखा गया बैंक। सर बैंक ने क्या बोला कि लाओ भाई सारा सोना ला के मुझे दो, और मुझसे तुम ये कागज़ का टुकड़ा ले जाओ, इस पर मैं लिख के तुम्हें पर्ची बना के दे दूंगा कि तुम्हारा इतना सोना मेरे पास है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो करेंसी नोट हैं इस तरीके से बने कि पहले एक ज़माने में फिल्मों वगैरह में देखा होगा ना, जोधा अकबर वगैरह में पहले सिक्के चलते थे हर जगह, सिक्कों से कागज़ के नोट पे कैसे कन्वर्ट हुए कि सर बैंक नाम का एक उदारा खुला, इसने क्या बोला, अपना सोना कहाँ लेके घूमते फिरोगे, सोना मेरे पास लाके जमा करा दो, मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ कि भाई मेरे तुम्हारे पास इतना सोना है। तो सर वो इतना सोना जो है ना, कभी देखा होगा, बल्कि नहीं आप लोगों ने शायद नहीं देखा, पुराने नोट्स में होता था वो नोट पे लिख के दिया हुआ होता है कि भाई इतना सोना मेरे पास मौजूद है। इसने एक कागज़ के टुकड़े पे लिख के दे दिया कि ये फलाना बंदा है, मेरे पास इसका इतना सोना मौजूद है। तो अब जब वो खरीदने गया तो बजाय इसके कि वो सोना अपने ऊपर लाद के लेके जाए, वो कागज़ का टुकड़ा लेके जाता था, यार ये देखो ये सोना मेरा उसके पास पड़ा हुआ है, तुम ये पर्ची लेके जाओगे तो मेरा सोना तुमको वहाँ से मिल जाएगा। कागज़ के टुकड़े का जो नोट आया ना, कागज़ का नोट, वो यहाँ से शुरू हुआ, सही है। ये कहानी आप लोग इंशाल्लाह पूरी डिटेल में इकोनॉमिक्स में सीखोगे, ये मैंने बस ज़बरदस्ती यहाँ पे घुसा दी। तो सर इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग का वजूद कहाँ से आया? जब आपके पास करेंसी पहली बनना शुरू हुई। तो सर क्या मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ कि सर हम अकाउंटिंग करते हैं सिर्फ उस इंफॉर्मेशन की जो नंबर बेस्ड हो। सर अगर कुछ नंबर्स नहीं हैं तो मैं अकाउंटिंग ही नहीं कर सकता, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर ये टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है, क्या मैं बता सकता हूँ 100 रुपये का अच्छा पढ़ाता है या 200 रुपये का अच्छा पढ़ाता है? अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बेकार सा, ये डिसाइड कर सकता हूँ। ये टीचर फीस कितनी लेता है, क्या इसको मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये सर इसको मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो टीचर के अच्छे पढ़ाने की अकाउंटिंग नहीं हो रही, टीचर के पैसे लेने की अकाउंटिंग हमने सीखनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ, अब अकाउंटिंग बनाना तो शुरू कर दी। अब मसला ये है हर कोई अपनी अकाउंटिंग करने बैठ गया, सही, हर किसी ने अपने अंदाज से हिसाब किताब रखना शुरू किया ना। अभी जैसे आप परचून की दुकानों पे जाओ, हर कोई जिसको जितनी समझ, जिसकी जितनी समझ, वो उसके हिसाब से हिसाब किताब रखता है। जोड़िया बाजार गए कोई कभी? सुना है, नाम सुना है जोड़िया बाजार का? सदर में एक बाजार है, पाकिस्तान कराची के सबसे पुराने बाज़ारों में एक है। सर वहाँ पे दिन में करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, कभी कभार अरबों रुपए का बिजनेस होता है,
सही। वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं किसी को ABCD लिखनी नहीं आती। मेरे एक दोस्त है, एक दूसरी फर्म में काम करता था, तो उसको वहाँ पे एक क्या कहते हैं वो क्या ड्राई फ्रूट वाले ने असाइनमेंट दिया था कि यार आके मेरा ज़रा हिसाब किताब कर दो। सर उसकी दुकान क्या थी, एक ठेला लगा के बैठा हुआ है, ठेला यानी 5-6 ठेले उसने लगा के बैठे थे, उस पर सारा ड्राई फ्रूट जमा हुआ था और वो अंगूठे से चेक पे साइन करता था, उसको साइन करना नहीं आता था। सही, वो करोड़पति इंसान था। सही है। तो ये याद रखना, ये अभी बता दूं, CA करने से पैसा नहीं आएगा। सही, आपके पैसा आपने खुद लेके आना है, CA आपको पैसा ला के नहीं देगा। अच्छी जगह पहुंचा देगा, अच्छी जगह खड़ा कर देगा, लेकिन पैसा आपने बनाना खुद है। देखो एक पॉइंट शायद आपको उदैद ने बताया हो, CA जब मैंने जब CA शुरू किया था, सही, तो मुझे पता है क्या बताया गया था कि आप CA करेंगे और आपकी सैलरी होगी 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000। आज भी अगर कोई कहते हैं मैंने शुरू किया था 2014 में, आज चल रहा है 2026, 12 साल गुजर चुके हैं। अब भी जब CA यानी बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए तो उनको पहली चीज़ क्या बोली जाती है कि भाई आप CA कर लो, आपकी सैलरी होगी 1.5 लाख 2 लाख रुपए। तो मतलब 26 साल अपना 12 सालों में आपकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ है? 1.5 लाख से उठ के 2 लाख है, 50,000 का फर्क आया। लेकिन सर अब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बताऊंगा। सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कमा रहा है 5 लाख रुपए महीने के। सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कमा रहा है 50 लाख महीने के। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कमा रहा है 50 करोड़ महीने के। क्या डिफरेंस है? हैं सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम था। मतलब जब मैंने CA स्टार्ट किया था, मैं अगर 1,20,000 पे शुरू करा था तो मेरे साथ जितने भी पास आउट हुए थे सब ने 1,20,000 पे काम शुरू करना था। लेकिन एक बंदा करोड़ों में कमा रहा है, एक बंदा लाखों में कमा रहा है, क्या फर्क है? स्किल का। पैसा कमाना पढ़ाई से नहीं है, ये चीज़ आप लोग भी सीख चुके होंगे रील्स वगैरह देख देख के। सर पैसा पढ़ाई से नहीं आता, पैसा आपके दिमाग से आता है। सही, पढ़ाई आपको एनेबल करती है अच्छा दिमाग चलाने के लिए। ठीक है, तो सर अब बारी आई हमारी कि भाई कैसे करें अकाउंटिंग, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी अकाउंटिंग कर रहा है। कोई अपनी मर्जी से नंबर्स लिख रहा है, कोई अपनी मर्जी से नंबर लिख रहा है, कोई कुछ दुनिया में घूम रहा है, कोई कुछ दुनिया में घूम रहा है। तो हमने क्या कहा कि भाई इस दुनिया को एक बनाओ, कि सर जब सारे लोग बैठें नंबर्स देखना शुरू करें तो सबको समझ में आना शुरू हो। अच्छा, ये चीज़ कहाँ शुरू हुई? सर एक वर्ड शायद आप लोगों ने सुना हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सुना है? 1870s का दौर। 1870s में क्या हुआ था सर? 1870s में गियर इजाद हुआ था। गियर पता क्या होता है? बॉल बेरिंग गियर नहीं पता किसी को? एक मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये होता है गियर, नजर आ रहा है? अब पता है ना क्या होता है? पता सबको है, देखा पहली बार है। सही है। सर 1870s के टाइम पे ये इजाद हुई थी गियर की, और इस नन्हे से टुकड़े की वजह से, लोहे के टुकड़े की वजह से आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि इसकी बुनियाद पे मशीन्स बनना शुरू हुई थी। सर अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, नई नई इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई, नए नए बिजनेसेस बनना शुरू हुए, यानी बिजनेस बेतहाशा बढ़ा इस पॉइंट पे। ये टाइम कौन सा है? 1870s का। इस टाइम पे बेतहाशा बिजनेसेस बढ़े, बेतहाशा लोगों ने अकाउंटिंग करना शुरू करी, बेतहाशा लोगों ने कारोबार करना शुरू किया। तो अब सर मुझे ये बताओ, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? 2 चीज़ें, एक आइडिया और एक पैसा। किसी के पास आइडिया है, पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है, आइडिया नहीं है, तो 2 लोग मिलके काम करेंगे मतलब बिजनेस में। तो सर ये मसला आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो इसके लिए क्या किया गया? सर एक आइडिया वाला बंदा आता था और वो ढूंढता था उन लोगों को जिनके पास पैसा है। तो अब मुझे बताओ, वो लोगों को ढूंढ रहे, सबके पास पैसा जमा करने, और वो आइडिया के साथ जो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है अपने हिसाब से लेके बैठा हुआ है। हर किसी का इन्फॉर्मेशन पढ़ने का तरीका अलग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखना शुरू किया कि भाई मेरे पास उधार देना है 1000 रुपये का और उधार लेना है लेट से 2000 रुपये का। सही, मैंने अपने लिए लेट से इस तरीके से लिख के रखा हुआ है। कोई और बंदा आया, उसने बोला माल बेचा 500 रुपये, माल खरीदा 600 रुपये, उसने ऐसे लिख के रखा हुआ है अपने लिए। तो हर कोई अपनी अपनी दुनिया में घूमता फिर रहा है। तो मसला क्या होगा अब इससे कि सर हर किसी को जाके मुझे अकाउंटिंग समझानी पड़ेगी, भाई मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है, ऐसा है।
तो सर इसमें अब मसला ये हो रहा है कि मेरा टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है, तो इसीलिए क्या किया गया सर, एक किताब बनाई गई, ये कहाँ खिसक गया, एक किताब बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सर इसमें क्या किया गया, जैसे इंजीनियरिंग वालों को पता होगा शायद कि स्टैंडर्ड यूनिट्स, किलोमीटर कितना होता है इसकी एक डेफिनेशन लिख के बताई गई है, मीटर कितना होता है इसकी डेफिनेशन लिख के बताई गई है, टाइम सेकंड कितना होता है इसकी डेफिनेशन लिख के बताई गई है। इसी तरीके से अकाउंटिंग की हर कहानी की एक डेफिनेशन बनाई गई। पूरी दुनिया में आपने जितनी अकाउंटिंग, जो किस्म की अकाउंटिंग है, वो सारी इस किताब में ला के रखी गई, जिसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या IFRS कहते हैं। सही, इसकी शक्ल दिखाता हूँ मैं आपको, ये रही। सर अभी डराऊं या सिर्फ देख लें पूरी डिटेल में? सर ये आपके पास किताब है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 3 किताबों से मिलकर ये एक पूरी बुक बनती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की, ठीक है। ये जो अभी खुली हुई है पार्ट ए है सिर्फ, ये इसके चैप्टर्स आ रहे हैं, सही है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ तो कुछ भी नहीं आना, अभी वैसे ही हमने पढ़ा ही नहीं है कुछ। हर चीज़ की अकाउंटिंग यहाँ लिखी हुई है, सही है। ये इतने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके आखिरी पेज पे जाऊँ तो सर कितने पेज नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पे, अबे चला गया, कहाँ चला गया, ये 2243। ये पहला वॉल्यूम है आपका। इस जैसे 2 वॉल्यूम और भी हैं, उनमें भी ऑलमोस्ट इतने इतने ही पेजेस हैं। तो टोटल मिला के बनते हैं 6000 पेज। आपको 6000 पेजेस की अकाउंटिंग सीखनी है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ CA, सही है। हम जो अभी सीखेंगे, हम 600-700 पेजेस की सीखेंगे टोटल। आपने अपनी जर्नी में ना ये 6000 पेजेस की बुक पढ़नी भी है, याद भी करनी है। क्यों? ऑडिट करने जाते हो ना, तो बताओगे अगर किसी को कि भाई गलत किया, कैसे बताओगे? पता होगा कि अकाउंट बुक्स में क्या लिखा है, तभी तो बता पाओगे ना कि ऐसे इस वजह से गलत किया है। तो सर ये आपने पढ़नी भी है, समझनी भी है, याद भी रखनी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जो ये सोच के आया कि मैं नंबर सही कर लूँगा तो मैं CA कर लूँगा, नहीं भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत रट्टा मारना है। तो हम लोग भी, यानी मैं भी, ऑब्वियसली मुझे 100% याद नहीं है, मेन जो चीज़ें वो याद हैं, लेकिन ये जितनी भी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं सारी याद करनी पड़ती हैं, पेपर्स के लिए भी याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इंशाल्लाह आगे आओगे ना तो ये बुक आपको पेपर में ले जाने की इजाज़त है, पता है ये चीज़। ओपन बुक पेपर्स होते हैं आपके, कुछ अकाउंटिंग के पेपर्स आपके ओपन, अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के और लॉ के और टैक्स के भी, बल्कि 4-5 पेपर्स ऐसे हैं कि ओपन बुक है। आपको जो किताब लेके आनी है, किताब लेके आ जाओ, फिर पेपर दो। अब इसका मतलब ये नहीं है पेपर आसान है, इसका मतलब सामने वाला बंदा बोल रहा है बेटा तुम बुक लेके आ जाओ, फिर भी पास होके दिखा दो मुझे, सही है। तो ओपन बुक को ये मत समझना कि आसान है, ओपन बुक का मतलब और मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब वो जाहिर सी बात है, मुझे खुद बताओ, मैं बैठा हूँ पेपर बनाने, मुझे पता है कि सामने वाला बच्चा किताब लेके बैठा हुआ, तो क्या मैं वही किताब चीज़ें लिखूंगा जो किताब में लिखी हुई, तो कहीं और से ढूंढ के लेके आऊँगा चीज़ें, सही। तो मैं पेपर दिए ओपन बुक में, मैं 3 मरतबा पेपर लेके, ये किताबें साथ लेके गया, किसी काम नहीं है, वो ऐसी साइड में पड़ी रहती है, फालतू में बैग का वजन भारी हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ओपन बुक पेपर ज़रूर है, लेकिन फ़ायदा अल्लाह की कसम कुछ नहीं होता उसका, ठीक है। एनीवे, तो सर ये एक IFRS के नाम की किताब है जो हमने अपनी लाइफ में सीखनी है। अकाउंटिंग की पूरी दुनिया इसके अंदर बंद हुई है, सही। हम अभी थोड़ी सी बेसिक्स इसमें से पढ़ेंगे, पूरे PRC में मिला के कोई 300-400 भी नहीं, शायद 200-250 पेजेस हम सिर्फ सीखेंगे PRC 1 में। जब आप PRC 2 अपना उसमें आओगे कैफ में, तो 2 अकाउंटिंग के कोर्सेज आपने कैफ में पढ़ने, तो उसमें आप लोग समझ लो उसके 1000-2000 पेजेस सीख चुके होंगे। बाकी के जो 4000 पेजेस हैं ना, वो सारे के सारे फाइनल में एक साथ सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब सर ये किताब बनाई क्यों गई थी? ताकि सर पूरी दुनिया एक किस्म से, एक तरीके से अकाउंटिंग करने लग जाए। कि सर मैं आज पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ इंडिया में इन्वेस्ट करना, इंडिया में तो खैर नहीं, लेट से अमेरिका में इन्वेस्ट करना, तो अमेरिका वाले भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते होंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो भी बनाते होंगे। तो मैं पाकिस्तान की एजुकेशन लेके अमेरिका की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखूँ तो वो मुझे सेम लगे। ऐसा ना हो कि मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, सही। सिमिलरली चाइना वाला पाकिस्तान में चाहे इन्वेस्ट करना, तो वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके सामने वैसी है जैसी वो अपने घर में भी बैठा देखता रहता है,
सर अभी जब मैं ऑडिटिंग पे जाता हूँ, मैंने बताया ना मैं ओमान गया था, सर पाकिस्तान में जैसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, ओमान में भी वैसी ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कुछ चेंज नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सब इसको फॉलो कर रहे हैं। एक ही जैसी अकाउंटिंग पूरी दुनिया में चल रही है, और इसके पीछे रीज़न यही था कि सर पूरी दुनिया एक स्टैंडर्ड को फॉलो करे, एक डेफिनेशन को फॉलो करे तो आसानी रहेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। तो सर कब कहाँ से शुरू हुआ हमारा, कब अकाउंटिंग का कब किया था? जब ट्रेडिंग शुरू हुई आपकी, कागज़ के नोट, सॉरी करेंसी आपके पास जब आई। कहाँ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कैसे? ये रहा IFRS। सही है। तो अब आओ ज़रा सीखते हैं करना क्या है हमने। सर अकाउंटिंग का अगर मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूं, हमारे पास टाइम है अभी, चलो 15 मिनट है हमारे पास। अकाउंटिंग का एक बिल्कुल बेसिक से एक कॉन्सेप्ट आपके सामने ला के रखता हूँ। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था कि बिजनेस करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? 2 चीज़ें, एक आइडिया, एक पैसा। तो सर ये एक बंदा आया, सही, इसके पास है आइडिया, ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एक बंदा आया, इसके पास है पैसा, सही, बहुत सारा पैसा, ठीक है। लेट से इसने बोला कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास आइडिया है, ठीक है। इसने बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, पैसे मुझसे ले लो, 90,000 रुपये तुम मुझसे ले लो, ठीक है। तो सर 10,000 यहाँ से आए, 90,000 यहाँ से आए, और इन दोनों ने मिलकर ख़रीद ली एक अदद मशीन। क्यों मशीन क्यों खरीदी? काम करने के लिए। जो आइडिया है मशीन से, हमने सोचा भाई एक ऐसी मशीन खरीदूंगा, इस तरफ से मैं क्या कहते हैं आलू डालूंगा, उस तरफ से फ्राइज निकल के आएंगे, ये मेरा आइडिया है। तो मैंने एक मशीन खरीद ली, यहाँ से आलू खरीद के डालता रहता हूँ, वहाँ से फ्राइज निकल के बाहर आते रहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे 3 चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग बैकग्राउंड वालों से मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी देर के लिए, मुझे पता है ये चीज़ आप लोगों ने सीखी है, तो थोड़ी देर के लिए बराए मेहरबानी अपना जवाब नहीं दीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों से बात करना, ठीक है। तो सर यहाँ पे 3 लोग मौजूद हैं, या 3 चीज़ें मौजूद हैं। एक वो बंदा जो आइडिया लेके आया, मुझे बताओ बिजनेस किसका है? जिसने आइडिया लाया उसका बिजनेस हुआ ना ये। तो उर्दू ज़बान में बोलूँ तो ये ओनर हुआ ना। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट इसने करी है, आइडिया तो इसका था, है ना। दूसरे वाले ने बंदे ने पैसा दिया, लेकिन दूसरे वाले बंदे ने इसको उधार दिया कि भाई ये लो पैसा ले जाओ मुझसे, लेकिन वापस कर देना बाद में। हाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उस चीज़ पे भी आ रहा हूँ। तो सर एक ओनर अपने पास से कुछ जेब से पैसा लेके आया कि भाई 10,000 मेरे पास है और आइडिया मेरे पास है। बैंक के पास गया, बैंक ने बोला एक काम करो, 1 लाख रुपए की मशीन है ना, तुम 90,000 रुपये मुझसे ले लो। तो सर टोटल मिला के इन्होंने जमा किए 1 लाख रुपये, और ये मशीन खरीद के आ गया। सही है सर, ये है अकाउंटिंग की बेसिक्स। बस पूरी अकाउंटिंग की बेसिक इस चीज़ पे क्या कि सर यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। एक आया ओनर, जिसको हमने नाम दिया कि ओनर के पैसे को हम नाम देते हैं कैपिटल। ओनर के पैसे को हम नाम देते हैं कैपिटल। सर फिर एक वो उधार लेके आया, बैंक से पैसा लेके आया उधार पे, इसको हमने नाम दिया लायबिलिटी। क्या नाम दिया? लायबिलिटी। सही। और वो कैपिटल और लायबिलिटी दोनों ने मिलके एक मशीन खरीदी जिससे हमने बिजनेस करना है, इसको हमने नाम दिया एसेट। सही। अगेन एक बंदा कैपिटल लेके आया, एक बंदा लायबिलिटी लेके आया, दोनों जमा हुए तो एसेट मेरे पास आया। तो मुझे बताओ क्या एक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है? अकाउंटिंग इक्वेशन। सर क्या इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है कि सर एसेट्स बराबर होते हैं किसके? लायबिलिटी आएगी थोड़ी सी और कैपिटल आएगा थोड़ा सा। ये 2 चीज़ें जमा हों तो मेरे पास एक एसेट बनता है। सही। तो उर्दू ज़बान में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर ओनर का पैसा और उधार का पैसा मिलके बिजनेस बनाता है। ओनर का पैसा और उधार का पैसा मिलके बिजनेस बनाता है। तो मतलब फॉर एग्जांपल ARTT की अगर मैं बात करूँ, सर ARTT 2012 में जब शुरू हुआ, अहमद रज़ा का ने जब शुरू किया तो कुछ पैसे उन्होंने अपने डाले। सही। अब जैसे ये इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है, अच्छा ये शायद आपको पता हो ARTT शुरू से यहीं पे, कभी इसने बिल्डिंग शिफ्ट नहीं करी, 2012 से यहीं पे ही, ठीक है। तो सर जब हम इस बिल्डिंग में आए होंगे, रेंट पे लेने के लिए एडवांस देना होता है।
सही। और फिर ये जो क्या कहते हैं इतनी सारी चेयर्स और ये सारे पंखे और लाइटें और ये एसी वगैरह, ये सारा फ्री में तो नहीं आया होगा, सही, पैसा चाहिए होता होगा। तो सर अब जब सर अहमद ने शुरू किया होगा, क्या इतना पैसा तो उनके पास उस वक्त नहीं था, अभी है, उस वक्त नहीं था, ठीक है। तो सर उस वक्त जब नहीं था पैसा तो क्या क्या करें, बिजनेस ना शुरू करें। उन्होंने क्या किया था सर, उन्होंने लोन लिया था। क्या ली थी? लाइबिलिटी एक ली थी, सही। कुछ पैसा उन्होंने अपनी जेब से डाला, कुछ पैसा उन्होंने लाइबिलिटी का डाला, तो उन्होंने अपना एक बिजनेस बनाया जिसका नाम ARTT बिजनेस स्कूल रखा गया, सही। तो अब क्या याद रखना है सर कि एक बिजनेस में दो लोग शामिल होते हैं, कौन कौन? एक ओनर और एक लायबिलिटी, या इसको आप नाम से याद रखोगे लेंडर, लैंड करने वाला, लोन देने वाला। क्या ये चीज समझ में आती है? तो सर इससे आपके पास बन गया ये एक अदद अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर पूरी अकाउंटिंग यही है बस, यानी आप एसेट्स की अकाउंटिंग सीख लो, आप लायबिलिटीज की अकाउंटिंग सीख लो, आप कैपिटल की अकाउंटिंग सीख लो, अकाउंटिंग की दुनिया खत्म, सही पूरी। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस, बहुत अच्छे के सर। एक इंजीनियरिंग वालों ने या 9 मैट्रिक में जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होगी उन्होंने सीखा होगा कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये वर्ड बनाए होंगे कभी 9 मैट्रिक में। मुझे याद है वो न्यूमेरिकल नहीं, वो डेरिवेशंस आती थी सॉल्व करने की, फॉर्मूलाज बनाते थे। मुझे एक याद थी वो कि नहीं, F इज इक्वल्स टू M है, तो हर किसी को याद होती है। एक सन का मास डेरिवेटिव डिराइव करते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे, खैर। तो सर उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड की, ये चीज़ सीख के आए हैं। तो सर यहाँ पे भी देखो बीच में सिंबल कौन सा लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू का लगा हुआ है। दैट मीन्स आप जो भी अकाउंटिंग करोगे ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट आया कि भाई इक्वेशन बैलेंस ना हुई, मतलब अकाउंटिंग गलत हुई है, सही। आपकी पूरी अकाउंटिंग की दुनिया इसी इक्वेशन के ऊपर बनी है। ये इक्वेशन आगे पीछे हो गई तो आपने अकाउंटिंग गलत कर ली हुई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है? तो अब मुझे बताओ इस अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से मैं ऊपर वाले लोगों की बात करूं, अभी जो ऊपर कहानी लिखी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या लिखा हुआ नजर आएगा? मुझे लिखा हुआ नजर आएगा कि भाई एसेट्स में ना एक अदद मशीन मौजूद है, कितने रुपए की मौजूद है? 1 लाख रुपए की, सही। इज इक्वल्स टू, सर लायबिलिटी में क्या मौजूद है? एक लोन मौजूद है मेरे पास, है ना, कितने रुपए का? 90,000 रुपए का, प्लस सर कैपिटल में ओनर का कितना कैपिटल मौजूद है, कितना पैसा लगाया था उसने? 10,000 रुपए का। तो अब मुझे बताओ 1 लाख रुपया ये रहा, 90,000 ये रहा और 10,000 ये रहा, तो इज इक्वल्स टू के इस साइड कितना? 1 लाख बन रहा है, और इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड भी कितना? 1 लाख बन रहा है। अब मेरी अगली जो भी कहानी होगी, लेट से मैंने मशीन से सामान खरीद के बेचा, अभी क्या बेचा, कैसे बेचा, कुछ नहीं बता रहा, यानी आलू डाला, वहाँ से फ्राइज निकला, सामने बेच दिया, एक ट्रांजैक्शन हुई। है। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? लेन देन नहीं, ट्रांजैक्शन कहते हैं मूवमेंट ऑफ टू अकाउंट्स विद मॉनेटरी वैल्यू। उर्दू ज़बान में सर जब नंबर्स दो चीज़ों में आगे पीछे हों तो क्या कहलाते हैं? ट्रांजैक्शन कहलाती है। जैसे सर आपने जब चिप्स वाले से चिप्स खरीदे, उसने आपको चिप्स दिए, जवाब में आपने उसको पैसे दिए, दो चीज़ें मूव हुई, आलू इधर गए, कैश इधर आ गया, तो वो क्या कहलाएगी? एक ट्रांजैक्शन, सही। अच्छा मुझे बताओ, मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, क्या ये ट्रांजैक्शन है? लेट्स से ARTT में हूँ, मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, सही। एक बंदे को बोला भाई कल से काम पे आ जाओ, क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ट्रांजैक्शन है? अभी हायर किया, पे थोड़ी है। मैंने बोला आजा भाई कल से काम पे आ जा, वो कल आ गया मेरे पास काम करने, क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या कुछ इधर उधर हुआ? उसको बस बोला गया है, तो क्या कोई चीज़ आगे पीछे घूमी है? क्या मैंने उसको पैसे दिए? क्या उसने मुझे कोई चीज़ दी? सर क्या ये ट्रांजैक्शन है? अच्छा वो आया, पहले दिन उसने काम कर लिया, लेकिन पैसे नहीं दिए अभी मैंने, क्या मैंने उसको कुछ दिया? क्या उसने मुझे कुछ दिया? क्या दिया? सर्विस दी। सर उसने मुझे अपनी स्किल्स दी, तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये ट्रांजैक्शन है? ये रिकॉर्ड होनी चाहिए? यस सर रिकॉर्ड होनी चाहिए।
तो सर रिकॉर्डिंग किस चीज़ की होती है? जब कुछ चीज़ आगे पीछे मूव हो रही हो, टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी तभी रिकॉर्ड करूंगा, वरना मैं कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दुकान पे गया, मैंने बोला भाई बताओ ये आटा कितने किलो का? इसने बोला भाई 100 रुपये किलो है। क्या ये ट्रांजेक्शन है? सर ये तो इन्फॉर्मेशन घूमी है, बस मैंने उससे पूछा, उसने जवाब दिया। मैंने 100 रुपये दिए, 1 किलो आटा उससे लिया, अब ये ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट हो गई। क्या ये चीज़ समझ में आती है? तो सर याद रखिएगा, हम अकाउंटिंग किस चीज़ की करते हैं? ट्रांजेक्शन की। जब कोई चीज़ आगे पीछे मूव हो तभी अकाउंटिंग होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। तो सर अब हमारी क्लास अपना इस बेसिक डिस्कशन का अगर कच्चा चट्टा हम टोटल करें तो हमारी अकाउंटिंग की दुनिया किस चीज़ पे डिज़ाइन हुई हुई है? एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। इसको बोलने का दूसरा तरीका कि अगर बिजनेस करना है तो कुछ अपना पैसा डालो, कुछ दूसरे से पैसा लो और बिजनेस करना शुरू कर दो। तीसरा बोलने का तरीका, सर एसेट खरीदने के लिए कुछ अपना पैसा डालना होता है और कुछ उधार पे लेके डालना होता है। अच्छा, क्या ज़रूरी है मैं हमेशा उधार पे लूँ? सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे पैसे की ज़रूरत ही ना हो। भाई ये भी तो हो सकता था ना कि जिस बंदे के पास आइडिया था उसी बंदे के पास पैसे भी थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अहमद रजा मीर की बात करें, सर अभी लेट से इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं ACCA का भी एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ। आइडिया है ACCA का इंस्टीट्यूट, सर कैपिटल भी है, पैसा भी है इनके पास, तो क्या अब लोन लेने की ज़रूरत है? तो सर एक एसेट खरीदने के लिए या तो अपना पैसा लगा लो या फिर लोन ले लो या दोनों से मिल मिला के खरीद लो, सही। लेकिन एसेट हमेशा दूसरों के पैसों से ही आएगा, सही है। ये चीज़ समझ में आती है? मुझे बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ऑनलाइन वालों, बेटा किसी ऑनलाइन वाले पता नहीं जिंदा हो बेटा आप लोग? थोड़ा बीच बीच में ना हाय हेलो कुछ कर दिया करो ताकि दिल को तसल्ली रहे। मुझे बताओ बेटा यहाँ तक किसी का कोई सवाल? आज की क्लास का किसी से कोई सवाल, कोई भी चीज़ जो पूछनी हो? सब समझ में आता है? हमें सारी कहानी समझ में आती है, जितनी कहानी हमने आज की डिस्कस करी। अच्छा अब देखो मेरी पढ़ाने की कहानी कैसे रहेगी। सर दो तरीके, मैं बुक खोलूँ, बुक में देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, वो डेफिनेशन पढ़ाऊँ, वो डेफिनेशन समझाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, सही। एक तरीका ये है पढ़ाने का। दूसरा, मैं जैसे ये कहानियाँ सुना रहा हूँ वैसे ये कहानियाँ सुनाते रहूँ, सही। मैंने भी ऐसी सीखा, मैंने भी जो अकाउंटिंग सीखी ऐसी कहानियाँ सुन सुन के सीखी है, क्योंकि बुक से पढ़ने में मुझे मज़ा नहीं आता था, ठीक है। तो थ्रू आउट द कोर्स मैं ऐसी हर किस्म की कहानियाँ सुनाऊँगा आपको, ठीक है। तो अगर लेकिन किसी को इसमें मसला है तो मुझे बताओ, मैं साथ में बुक भी पढ़ा दिया करूँगा, ठीक है। बुक पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं? बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि MCQs पेपर दे रहे हो। MCQs पेपर का सबसे बड़ा मसला ये है, कहीं कोने से एक लाइन उठा ली, क्वेश्चन में डाल दी, 2 मार्क का सवाल बन के आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे कहानियाँ भी आपको थ्रू आउट द लाइफ सुनाऊंगा और बुक भी हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ ही रीड किया करेंगे, ठीक है। सर इंशाल्लाह यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अभी बिल्कुल सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया मैंने कि भाई अकाउंटिंग की दुनिया खड़ी किस चीज़ के ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर खड़ी है कि एक एसेट, एक लायबिलिटी और एक कैपिटल। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। मैंने इसकी डिटेल नहीं बताई। एसेट की डेफिनेशन क्या है, लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, कैपिटल की डेफिनेशन नहीं सीखी हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में किसी का कोई सवाल? ऑनलाइन वालों मुझसे मेरे बारे में भी अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, अभी नहीं तो बाद में कभी जब दिल चाहे तो पूछ लेना। ऑनलाइन वालों बेटा कोई सवाल? चलें सर, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़। बंद कहाँ से होता है भाई? अच्छा ये सबने कॉपी तो कर लिया था ना?